अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। जितना सरकार किसानों को दबा रही है और दमन करने की कोशिश कर रही है, उतना ही किसान आंदोलन में और बढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हरियाणा के खट्टर साहब, इसको खटाला कह सकते हैं, वही खट्टर साहब है जिन्होंने कश्मीर के औरतों के लिए कहा था कि हम वहाँ से कश्मीर, अब तो कश्मीर की 335 धारा ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वहाँ से कश्मीर से गोरियाँ लाएंगे। जी हाँ, जिनकी बचपन की चुगलबंदी मोदी जी के साथ में थी और वो खुद भी रंडवे हैं। तो वो बीजेपी के प्रचार के लिए निकले हरियाणा में, लेकिन हुआ ये कि अंबाला में किसानों ने उन्हें रोक लिया। वो कोशिश करते रहे और किसानों ने उनको आखिर भगा दिया। जी हाँ, जिस इलाके में वो जिस गांव में, जिस इलाके में वो प्रचार करने के लिए गए थे, उनको गाड़ी से बाहर निकलना तो दूर की बात, गाड़ी के सामने किसानों ने किस तरह से मुजाहिरा किया, इसकी मिसाल इस वीडियो से मालूम पड़ती है। काले झंडे दिखाने लगे, नारे लगाने लगे। भीड़ इतनी थी कि मुख्यमंत्री के काफिले को यू टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा। किसान भी मुख्यमंत्री का रास्ता रोकते रहे। मीडिया भले न दिखाए, लेकिन किसानों ने मीडिया छोड़कर अपने मुद्दों को देखना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का असर विदेशों में भी है। 26-27 को भारतीय दूतावासों में प्रदर्शन होने जा रहा है। आज कृषि मंत्री ने विदेशी मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से बात, और उसके अलावा महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर के लिए और मुख्तलिफ इलाकों के लिए, ख़ास तौर से सिंधु बॉर्डर के लिए, दिल्ली आने के लिए भी। और निकलने से पहले उन्होंने भी वही जो बात किसानों की है वही बात की और सैकड़ों गाड़ियों के साथ रवाना हो गए दिल्ली की तरफ उस किसानों के जत्थे से मिलने के लिए। जी हाँ, वो साज सामान के साथ, तैयारी के साथ 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ भर के निकले हैं महाराष्ट्र के किसान भी। और उम्मीद है कि वो मिल चुके होंगे अब तक, अगर उनको रोका नहीं गया होगा तो। और एक खबर ये है कि एक छोटा सा जत्था किसानों का, क्योंकि किसानों का जो ये प्रोटेस्ट है ये एक्चुअली दो चीज़ों से है, दो चीज़ों से मुकाबला है। एक तो भारत बेचो सरकार से है, भारत को बेचने के चक्कर में लगी है, हर जगह से जो बेचने के लिए लगी है वही चाहती है भाई किसानों की ज़मीन भी अडानी और अंबानी के हाथ आ जाए। दूसरा जो है ना, पूंजीपतियों से है, चाहे वो रिलायंस वाले हो या फिर टाटा वाले हो वगैरह वगैरह। सरकार की जो चाहत है और मंशा है वो ये है कि हम कैसे करके लोग सब चीज़ों को इन लोगों के हवाले कर दे हुए, अडानी और अंबानी के। जैसा कि आपने भी देखा होगा, पिछले हफ्ते बहुत मशहूर हुआ कि हरियाणा में कई कई जगहों पर 6 से ज़्यादा स्टॉक बना के रखा है, जिसमें अंबानी का स्टॉक है कि वो किस तरह से माल खरीदेगा और वहाँ जमा करेगा, चाहे वो गेहूं हो या दूसरे अनाज की दूसरी किस्में हो। मैं आपको ये बता दूं कि पहले उसने स्टॉक किया है और सरकार ने उसको ज़मीन दी है कई जगह पर, कि इसमें कई एकड़ ज़मीन इसलिए दी है कि वो माल का स्टॉक कर सके। जी हाँ, और अडानी ने पहले ही बता दिया था कि मैंने ये फला स्टोर बनाया है। वो होने के बाद कानून लायक गवर्नमेंट, यानी पहले अडानी ने स्टोर तैयार कर लिए थे अनाज रखने के, उसके बाद
मोदी सरकार को ऑर्डर दिया कि अब तुम इसके लिए मेरे लिए कानून पास करो ताकि जो है ना लीगल तरीके से सब माल मेरे पास पहुंच जाए और मैं किसानों का मालिक बन जाऊं। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कानून नहीं था तो उससे पहले इतना बड़ा स्टॉक के लिए कहाँ से जगह मिल गई। सरकार ने उसको गिफ्ट भी कर दी जगह, चाहे 20 एकड़ हो या जो उससे ज़्यादा हो, उससे अपना मतलब नहीं है। लेकिन कई जगहों पर जो है ना, चाहे बिहार में हो या हरियाणा में हो या और कोई जगह पर हो, जो है सरकार ने पहले से ही उसको जगह दी हुई है। जैसा कि हम पहले कई मरतबा जो है ना, आजकल पिछले हफ्ते में यही वीडियो सबसे ज़्यादा गर्दिश की है कि सरकार किस तरह, द लाइव टीवी ने भी इसको जो है ना बहुत कवर किया है कि सरकार ने किस तरह से जो है ना पहले से ही अपने पूंजीपतियों के लिए ज़मीन का इंतजाम कर दिया था, उसके बाद कानून लाई। बहरहाल अब जो किसान दूसरा जत्था जो है मुंबई की तरफ निकला, वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के करीब धरना प्रदर्शन पर है और दुम दबा के वो जो है ना वहाँ पे पूरा दिन कल प्रदर्शन किया और सरकार को अपनी मांगे बताई, किस तरह से किसानों के साथ में है हम, और किसानों का समर्थन जताया और नाच गाकर जो है ना सरकार को जगाने की कोशिश की। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखेंगे तो मोदी जी अजीब बातें करते हैं। अगर हम मोदी जी की बातों को सुने, ऐसा लगता है कि मदारी है क्या, या फिर जनता को क्या समझता है, जाहिल समझता है क्या। कम से कम बयान करने से पहले कुछ तो मालूम कर लेता पहले से। एक तरफ मोदी जी का बयान ये आता है कि दूध की इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है, उससे कितना फ़ायदा हो गया है, वगैरह वगैरह, कितना फ़ायदा होता है, किसानों को फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, फ़ायदे गिनाने लगते हैं। लेकिन अगर आप ज़मीनी सतह पर जाकर के डेयरी के बिजनेस को देखेंगे तो फ़ायदा सिर्फ उनको ही होता है जो कंपनी वाले हैं, प्राइवेट कंपनी वाले बड़े बड़े, चाहे वो अमूल हो या कोई और। ये अलग बात है कि कंपनी बनने में कितना टाइम लगा था, किसानों ने किस तरह जो है ना, वो हमने एक फ़िल्म देखी थी, कौन सी याद नहीं आ रहा है, मंथन कौन सी थी, उसमें किस तरह से जो है ना उन्होंने जो है ना मेहनत करके, कोशिश करके जो है उसको तैयार किया था। लेकिन किसानों से जब बात करते हैं तो किसानों का कहना ये है कि अगर मेरे पास 5-6 भैंस है तो मैं 1 लाख रुपया साल का हर साल लॉस जाता हूं। जी हाँ, क्योंकि मुझे 40 रुपये, 30 से 40 के बीच में जो है ना किसानों को दाम मिलते हैं। भैंस पालने वाले को दूध के दाम 30 से लेकर के 40 रुपये लीटर के बीच में मिलते हैं। लेकिन मार्केट में वही दूध जब डेयरी में आ जाता है तो मार्केट में आने के बाद उसके भाव बढ़ जाते हैं और उसके अंदर पानी वगैरह जो मिक्सिंग हो वगैरह जो भी हो वो हो जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ गई और भाव भी बढ़ के मिलता है डेयरी वालों को। तो फ़ायदा सिर्फ डेयरी वालों को, यानी बड़ी कंपनी वालों को ही होता है, किसानों को उसमें फ़ायदा नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि हमारा जो किसान है देश का, वो आज से नहीं, सदियों से उसकी, आपने देखा होगा कि हमारे बाप दादाओं को भी जो किसान थे वो वैसे ही थे, मजदूर ही थे। आज़ादी से पहले भी मजदूर थे, आज़ादी के बाद भी मजदूर जैसे ही रहे। उनका जो है ना हर लाइन से शोषण हुआ है। ताज्जुब की बात तो ये है कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि मिनिमम प्राइस एमएसपी को बरकरार रखने की, दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि 1100 से 1200 के बीच में दाम मिलता है, जिसके मिनिमम 20 रुपया है, 19 रुपया है गेहूं का इस वक्त।
किसानों का कहना यह है, जिस इलाके में के बारे में बीजेपी के नेता बवाल करते हैं कि वो इलाके में तो अच्छा एमएसपी मिल रहा है यहाँ के लोगों को, तो वो वहाँ के लोगों का कहना यह है कि आज तक एमएसपी मिला ही नहीं है। ये तो बीजेपी के लोग हैं जो झूठ बकते रहेंगे। दूसरी तरफ नासिक से ऑल इंडिया किसान सभा का किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इस जत्थे की अगुवाई ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धवले कर रहे हैं। कई सौ गाड़ियों में सवार किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। चलने से पहले किसानों ने गोल्फ क्लब के मैदान में उन 33 किसानों को श्रद्धांजलि दी जिनका आंदोलन के दौरान निधन हो गया। अदानी अंबानी के पुतले जलाए गए। 23 दिसंबर को यह जत्था मध्य प्रदेश पहुंचेगा और फिर दिल्ली भी। ऑल इंडिया किसान सभा ही वह संगठन है जिसके नेतृत्व में 2018 में किसानों ने नासिक से मुंबई के लिए अनुशासित मार्च किया था और मुंबई को हतप्रभ कर दिया था। महाराष्ट्र से किसान एक तरफ दिल्ली के लिए निकले हैं तो कुछ किसानों का जत्था मुंबई पहुंच गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के पास एक पार्क में किसान जमा हो गए और नाच गाकर कृषि कानूनों का विरोध करने लगे। इस प्रदर्शन में विकलांग भी आ गए किसानों का अपना समर्थन देने के लिए। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ रिलायंस का दफ्तर है और भी कई कॉर्पोरेट के दफ्तर हैं। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि आंदोलन की जगह नहीं है। बाद में किसानों ने वहाँ मार्च किया। अपने तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल ताशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है वो नाचते हुए आपको नजर आएंगे और जो है वो कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दो तरह के किसान हैं। एक किसान जो है वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली की सरहदों पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग गाड़ियों से भी दिल्ली जा रहे हैं। तो जो दूसरा किसान है वो मुंबई के बीकेसी पहुंचा है और यहाँ पर रिलायंस के दफ्तर के पास जाने की भी उनकी कोशिश होगी। बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई कहीं पर स्ट्रीट प्ले कर रहा है तो कहीं पर कोई कुछ और कर रहा है। उनकी मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। इन दिनों सरकार अपने प्रचार अभियान के लिए कई पोस्टर जारी कर रही है। बीजेपी भी कर रही है। साथ साथ पंजाब में बीजेपी ने अपने प्रचार पोस्टर में ऐसे शख्स की तस्वीर लगा दी जो 2 हफ्ते से किसान आंदोलन में कृषि कानूनों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पोस्टरों के किसान नकली ही लगते हैं मगर ये जनाब तो असली निकल आए हैं। इनका नाम हरप्रीत सिंह है। इतनी अच्छी तस्वीर है कि किसी भी चीज के समर्थन में इस्तेमाल हो सकती है। वैसे हरप्रीत किसान के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं लेकिन इस बार डायरेक्टर कौन है जानकर हैरान हो गए। होशियारपुर के रहने वाले हरप्रीत से मुकेश सिंह सिंगर ने बात की। मेरे दोस्त ने मेरे को व्हाट्सएप किया। उसके बाद में कॉल किया, बताया कि तेरी फोटो देखो यूज़ किया उन्होंने। तो उन्हें उसने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पे उसके जो उन्होंने बीजेपी पंजाब में यूज़ किया ना फोटो, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा था। तब मुझे पता चला। ये तस्वीर कब की है? जी 6-7 साल पुरानी है। तस्वीर है। तो यहाँ पे कहाँ डाली थी? सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे है। मतलब मेरा एक पेज है फेसबुक पे, हार्ट फार्मर फेसबुक इंस्टाग्राम, उस पे है डली हुई। अच्छा। तब से डली हुई। तो इन्होंने पता नहीं कैसे उठाई, कहाँ से कैसे गूगल किया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपसे पूछा नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया। अच्छा। तो अब आपकी तस्वीर चूंकि इसमें विज्ञापन में लगा दी है तो क्या आपको लोग आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है? लोग बोल, मैंने देखा नीचे गालियाँ दे रहे हैं मुझे, ढूंढ रहे हैं कि लिखा हुआ लेकिन लिखा हुआ था कि इसको ढूंढो कहाँ पे है, इसको देखते हैं कहाँ पे रहता है, इसको एड्रेस पता करें। क्योंकि पंजाब में एक वेव चल रही है ना, क्योंकि एंटी बीजेपी, एंटी जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ वेव चल रही है ना, तो इसलिए। तो आपको बीजेपी का पोस्टर बोल रहे हैं? हाँ जी। आप किसके पोस्टर वाले? मैं किसानों का जी। ऐसी मनोरंजक गलतियां हो जाती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों के फोरम ने तय किया है कि वे भी 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगी। आज डेयरी सेक्टर की बात करेंगे लेकिन उसके पहले वैशाली चलेंगे, बिहार, जहां कृषि कानून के बीजेपी के नेता तो यहाँ तक करने लगे कि चीन, पाकिस्तान और क्या क्या जो है ना वहाँ से जो है ना किसानों को मारने लगे। अब ये देखिए, कल का बयान है, ये बीजेपी के नेता है। अगर ऐसे ही सरकार ऐसे ही भारतीयों को, इन किसानों को चीन से, पाकिस्तान से और मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ करके ऐसे ही राजनीति करती रहेगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि ये एक दिन ये किसान भारतीय जनता पार्टी को चीन से भी दूर खड्डे में डाल देंगे, जहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि यही वो किसान है जिन्होंने वोट दिया है तो मोदी जी आया है। लेकिन अब सरकार में आने के बाद यही बीजेपी इनको चीनी और पाकिस्तानी और क्या क्या लक़ब से पुकार रही है और कैसे कैसे इनको लक़ब दिए जा रहे हैं। हो रहा था सरकारी, और मंच पर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ गए। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। ध्यान से सुन लेना भाई। 1962 की याद को ताजा करो। 1962 की लड़ाई जब चल रही थी तो ऐसे विचारधारा के लोग भारत के साथ नहीं थे। वैसे विचारधारा वाले लोग
जो भारत के साथ नहीं थे, 1962 में धोखा देने वाले लोगों ने आज भोले भाले पवित्र मन और पवित्र आत्मा के हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है। 21वीं सदी है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। 1962 आज कौन नहीं जानता है? हमारे लेह और लद्दाख की सीमा पर, देश की सीमा पर जहां भी तैनात अपनी हमारी यहां बहन बैठी है, सीआरपी के जवान अपनी जवानी और जान लगा देता है, तब यह देश के लोग चैन की नींद सोते हैं, सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आज जिस प्रकार से ट्रेनें रोकी गई है लेह और लद्दाख में, आज ट्रक नहीं जा सकता। ट्रेन रसद से, खाद्य सामग्रियों से भरा हुआ उन देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले लोगों के ट्रेन को भी लोगों ने रोका है। किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता, 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। क्या ये किसानों के साथ मजाक नहीं है? सरकार बातचीत करना चाहती है तो दूसरी तरफ सरकार के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं किसानों ने लेह लद्दाख की सीमा पर रसद रोकने के लिए ट्रेनों को रोक दिया। किसानों के आंदोलन को सेना चीन से जोड़ने की कवायद चल रही है। किसान आंदोलन में ऐसे कई किसान आए हैं जिनके परिवार के लोग सेना में हैं, जिनके दादा परदादा सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए और एक किसान के बेटे ने भी शहादत दी उस वक्त जब वो आंदोलन में शामिल थे। लेकिन जब गृह राज्य मंत्री ही ऐसा कह रहे हैं तो इसका संदेश साफ है कि किसान आंदोलन के साथ आगे क्या होने वाला है। सवाल है क्या वही होगा जो शाहीन बाग के समय हुआ था? बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को किसान आंदोलन के किसान दलाल लगते हैं। हमारे सहयोगी सईद मिराज ने भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा के कौरा पंचायत का दौरा किया, जानने के लिए कि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के किसानों को धान की एमएसपी मिल रही है या नहीं। किसानों ने तो यही कहा कि मंत्री जी गलत बोल रहे हैं, एमएसपी पर धान की खरीद नहीं होती है। इस साल भी एमएसपी से 700-800 रुपए कम के दाम पर धान बेचने को मजबूर हुए हैं। हमारे के यहाँ 90% लोग धान 1100 से लेकर 1200 तक बेच चुके हैं और किसान बहुत देख रहे हैं खरिहानी में धान पड़ा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। लोग 1100-1200 में बेच के अपना कोई लड़की का शादी कर रहा है, कोई बेटा का कुछ पढ़ाई में दे रहा है। मैंने अमरेंद्र सिंह जो बोल रहे हैं कि भोजपुर का किसान खुश है, खुश नहीं है, बहुत दुख में है। हम लोग तो 1100-1200 के रेट में धान बेचे हैं और बेच भी रहे हैं पूरे किसान गाँव के। तो सरकार पैक्स तो ले ही नहीं रही है, पैक्स तो अभी एक भी वजन नहीं किया हमारे गाँव में। जो है बनिया लोग ले रहे हैं और शायद लग रहा है कि बनिए से ही पैक्स लेगी। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर कि क्या डेयरी उद्योग का उदाहरण इन तीनों कृषि कानूनों के बचाव के लिए दिया जा सकता है जो प्रधानमंत्री और सरकार के कई मंत्री दे रहे हैं। साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पहले तो यही अपने आप में मिथक है कि एमएसपी का लाभ बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसानों को नहीं। रितिका खेड़ा, प्रांकुर गुप्ता और सुधा नारायण ने अपने एक रिसर्च से बताया है कि एमएसपी पाने वाले 99% धान के किसान छोटे और सीमांत हैं। एमएसपी पाने वाले 97% गेहूं के किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। यही वो किसान हैं जो खुले बाजार में दूध का उत्पादन करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।